हेलो दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से संदेश के पॉइंट पर स्वागत है। हमने आपको गति विषय में पिछले आपको 2 पार्ट में बताए थे। आज आपको तीसरे पार्ट में हम गति का नियम या लॉ ऑफ मोशन के विषय में बताते हैं कि गति का नियम किसने दिया था और गति का नियम कितने प्रकार के होते हैं। तो बात करते हैं गति के नियम की। तो गति का नियम किसने दिया था, तो आपको बता दिया जाए कि गति का नियम 1687 ईस्वी में ब्रिटिश वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन ने दिया था। और उन्होंने ये पूछा जाता है कि ये गति का नियम किस पुस्तक में दिया गया था, तो उन्होंने गति का नियम प्रिंसिपिया नामक पुस्तक में दिया गया था। तो आप कह सकते हैं कि गति का नियम सर्वप्रथम ब्रिटिश वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन ने 1687 ईस्वी में प्रिंसिपिया नामक पुस्तक में दिया था। और ये जो गति का नियम था, यह गति के नियम 3 दिए गए हैं, जिसे हम लोग गति का पहला नियम करते हैं, गति का दूसरा नियम, गति का तीसरा नियम। तो यहाँ पे हम आपको एक एक करके गति का नियम आपको बताते हैं। तो यहाँ पे हम आपको बता दें कि न्यूटन का प्रथम गति विषयक नियम क्या कहता है। न्यूटन का प्रथम गति विषयक नियम यही कहता है कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था में हो तो वह उसी अवस्था में रहने का प्रयत्न करेगा या प्रयास करेगा जब तक कोई बाह्य न लगाया जाए। यदि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो वो भी उसी अवस्था में रहने का प्रयत्न करेगा जब तक कोई बाह्य बल न लगाया जाए। तो हम लिख सकते हैं, यदि कोई वस्तु विरामावस्था अथवा गतिशील अवस्था में हो, तो वह उसी अवस्था में रहने का प्रयास या प्रयत्न करेगा जब तक कोई बाह्य बल न लगाया जाए। तो आप कह सकते हैं कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था अथवा गतिशील अवस्था में हो तो वह उसी अवस्था में रहने का प्रयत्न करेगा जब तक कोई बाह्य बल न लगाया जाए। तो ये आपका यहाँ पे अगर कहा जाए तो ये जो आपका अर्थात कहने का मतलब ये है कि यदि कोई वस्तु अगर वो विरामावस्था में, या कह सकते हैं कि जैसे कोई बस या कोई ट्रेन अगर वो विरामावस्था अर्थात रुकी हुई है तो वो उसी अवस्था में रहता है जब तक आप कोई अलग से अन्य बल न लगाया जाए। या कह सकते हैं कि यदि कोई बस अगर गतिमान हो अवस्था में हो तो वह उसी गतिशील अवस्था में रहेगा जब तक कोई बाह्य बल न लगाया जाए। ऐसे कंडीशन में रहेंगे तो वो आपका न्यूटन का प्रथम गति विषयक नियम कहलाते हैं। और ये जो न्यूटन का प्रथम गति विषयक नियम होते हैं, यह कोई भी वस्तु अपने स्थिर को लेकर जड़ता प्रदर्शित करता है। जड़ता का मतलब होता है अपरिवर्तनशील होते हैं। इसीलिए हम न्यूटन के प्रथम गति विषयक नियम को जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, न्यूटन के प्रथम गति विषयक नियम को जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। और ये न्यूटन के प्रथम नियम में ही बल की परिभाषा भी प्राप्त होती है। ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आपका आता है कि न्यूटन के प्रथम नियम में किसकी परिभाषा प्राप्त होती है। तो न्यूटन के प्रथम नियम में बल की परिभाषा प्राप्त होती है। ये आपका रेलवे प्रीवियस
ईयर में ये आपका प्रश्न बहुत ज़्यादा आए हैं। तो आप कह सकते हैं कि न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम भी कहते हैं, और न्यूटन के प्रथम नियम में ही बल की परिभाषा प्राप्त होती है। और न्यूटन के प्रथम नियम में कुछ आपके उदाहरण हैं जिसको आप ध्यान से देखिएगा। बात करते हैं न्यूटन के प्रथम गति विषयक नियम के एग्जाम्पल की। तो आप देखेंगे पहला एग्जाम्पल है गतिशील वाहन के एकाएक रुकने पर उसमें बैठा व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है। ऐसा कैसे होता है? जैसे अगर आप देखेंगे यदि कोई बस है और इसमें अगर यहाँ पे, जैसे आप देखते हैं बस में आपका चेयर लगा होता है, अगर यहाँ पे व्यक्ति अगर बैठा हुआ हो, अगर जब व्यक्ति बैठा हुआ हो तो बस आपका क्या होगा? गतिशील है। और जब बस गतिशील होगा तो बस में जो व्यक्ति बैठा है वो भी बस के साथ साथ ही क्या होगा? गतिशील होगा। और जब ये बस के साथ आपका गतिशील होगा तो आप देखेंगे कि जब ये बस के साथ हुआ व्यक्ति गतिशील होगा तो यह जो उस व्यक्ति का जो पैर होगा वह बस के कहाँ होगा? फर्श पर। तो वो फर्श पर है तो इसके साथ साथ ये पैर गतिशील होगा तो उसका शरीर भी क्या होगा? गतिशील है। जब कभी भी एकाएक बस को रोका जाता है तो एकाएक रोकने पर यह जो बस होता है वो तुरंत क्या होता है? रुक जाता है। तो जिससे यह आपकी बस की फर्श होती है ये भी रुकेगा, जिससे आपका पैर को आगे नहीं जाने देगा। और ये आपके शरीर होते हैं, यह गतिशील होता है तो आपका आगे की ओर का होता है? झुक जाता है। दूसरा है विरामावस्था वाहन के एकाएक गतिशील होने पर उसमें बैठा व्यक्ति पीछे की ओर झुक जाता है। यही कंडीशन होते हैं। जैसे अगर कोई बस आपका क्या हो? रुका हुआ हो, उसमें बैठा व्यक्ति अगर बैठा है तो वो अगर विरामावस्था में होगा तो बस विरामावस्था में होगा तो व्यक्ति भी विरामावस्था में होगा। जब बस एकाएक क्या करेगा? गतिशील होगा तो वह आपके पैर को भी क्या करेगा? आगे की ओर खींचता है, जिससे कि आपका शरीर संतुलन के लिए पीछे की ओर क्या होता है? झुक जाता है। तीसरा पॉइंट, कंबल को डंडे से पीटने पर कंबल के धूल कर नीचे गिर जाते हैं। अगर आप देखेंगे आपके जो कंबल होते हैं उनकी जो बुनाई होती है उनके बीच में स्पेस होता है, इतना स्पेस होता है कि उसमें धूल के कण आसानी से क्या होते हैं? बैठ जाते हैं। और जब ये कंबल होते हैं तो कंबल जब विरामावस्था में होगा तो इसके धूल के कण भी क्या होते हैं? विरामावस्था में होते हैं। और जैसे ही कंबल को डंडे से पीटते हैं तो यह कंबल आपका क्या होता है? गतिशील होता है, जबकि धूल के कण विरामावस्था में होते हैं, जिसके कारण वह नीचे गिर जाते हैं। अगला पॉइंट, वृक्ष की शाखा को हिलाने पर उसके फल टूटकर नीचे गिर जाते हैं। अब जैसे अगर बात किया जाए, अगर कोई वृक्ष हो, इस वृक्ष पर अगर फल लगे हुए हैं तो जो फल लगे हुए हैं तो यह देखेंगे यह वृक्ष आपका क्या होगा? विरामावस्था में होगा। और आप में इतनी शक्ति या इतना ताकत हो जिससे यह वृक्ष को आप क्या करेंगे? हिला सके। और जब आप वृक्ष की शाखाएं या वृक्ष की डालियों को हिलाते हैं तो यह जो फल होते हैं यह आपके विरामावस्था में होते हैं। और जब हम उसको हिलाते हैं तो उसको हिलाने पर वह गतिशील अवस्था में हो जाते हैं, जिससे कि फल टूटकर नीचे गिर जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है वृक्ष की शाखा को हिलाने पर उसके फल टूटकर नीचे गिर जाते हैं। अगला पॉइंट है कि गोली मारने से कांच में गोल छेद हो जाते हैं, परंतु पत्थर के टुकड़े मारने पर कांच के टुकड़े हो जाते हैं। ऐसा कैसे होता है? अगर आप देखेंगे, अगर ये कोई कांच हो और जब इस कांच पर गोली मतलब बंदूक की गोली से आप जब इसको करते हैं तो आप जानते हैं बंदूक की गोली का वेग बहुत अधिक होता है। और जब ये गोली आपका किसी स्थान पर कांच के लगते हैं तो इसका वेग इतना अधिक होता है कि यह जिस स्थान से टकराती है वो उसी स्थान से क्या करता है? आपका
प्रवेश करके बाहर चले जाने क्रॉस कर जाता है और ये पूरे कांच को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि इसका वेग इतना अधिक होता है कि इसको समय नहीं लग पाता है। जबकि पत्थर से मारते हैं तो पत्थर से मारने पर इसका वेग कम होता है, जिसके कारण यह पूरे कांच को क्या करता है, टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। यह आपके गति के नियम के, गति विषयक प्रथम नियम के 5 आपके उदाहरण हैं। इसके बाद हम बात करते हैं जड़त्व की, कि जड़त्व की तो बात करते हैं आपका जड़त्व का। हमने आपको बताया था कि न्यूटन का प्रथम नियम जड़त्व के नियम पर आधारित है। तो जड़त्व होते क्या है? तो जड़त्व या इनर्शिया, अगर बात करते हैं जड़त्व की, तो ये जो जड़त्व होते हैं, इस जड़त्व शब्द की उत्पत्ति जड़ता नामक शब्द से हुई है और जिसका आपका अर्थ होता है अपरिवर्तन जिसका अर्थ होता है अपरिवर्तन या स्थिरता, या आप सीधी सी भाषा में कह सकते हैं जिसका अर्थ होता है विरामावस्था। तो आप कह सकते हैं जड़ता, जड़त्व शब्द की उत्पत्ति जड़ता नामक शब्द से हुई है जिसका अर्थ होता है अपरिवर्तन या स्थिरता। ये जो जड़त्व होता है यह आपकी कोई भौतिक राशि नहीं होती है, यह जड़त्व किसी भी वस्तु का, यह आपका आंतरिक गुण होता है, या कह सकते हैं इंटरनल प्रॉपर्टी होती है। और यह जो जड़त्व होते हैं, यह जड़त्व किसी भी वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करती है, अर्थात जितना द्रव्यमान अधिक होगा जड़त्व आपका उतना ही अधिक होगा। और यह जड़त्व कोई भौतिक राशि नहीं होती है, इसलिए जड़त्व का कोई बीमा या मात्रक नहीं होता है। तो जड़त्व आप क्या कर सकते हैं? तो हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु को विरामावस्था अथवा गतिशील अवस्था में बनाए रहने की जो प्रवृत्ति होती है, इसके इस प्रकृति को जड़त्व कहते हैं। और ये जो जड़त्व होते हैं यह आपके 2 प्रकार के होते हैं, जिसे हम कह सकते हैं गति का जड़त्व और दूसरा कह सकते हैं विराम का जड़त्व। गति का जड़त्व क्या कहता है कि यदि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो वह उसी अवस्था में रहने का प्रयत्न करेगा जब तक कोई बाह्य बल न लगाया जाए। विराम का जड़त्व क्या कहता है? यदि कोई वस्तु विरामावस्था में हो तो वह उसी अवस्था में रहने का प्रयत्न करेगा जब तक कोई बाह्य बल न लगे। अर्थात सीधा सा अर्थ है कि जड़त्व का अर्थ होता है कि कोई भी वस्तु वह जिस अवस्था में है वह उसी अवस्था में रहने का प्रयत्न करेगा, उसे ही हम जड़त्व कहते हैं। यदि कोई बस अगर गतिशील अवस्था में है तो वह सदैव क्या होगा? गतिशील है। यदि कोई विरामावस्था में हो तो वह विरामावस्था में ही रहेगा। इसे ही हम गति का जड़त्व या विराम का जड़त्व कहते हैं। जैसे हमने बताया था एग्जाम्पल आपके न्यूटन के प्रथम गति विषयक नियम में कि यदि कोई वस्तु या कहे थे गतिशील वाहन के एकाएक चलने पर उसमें बैठा व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, तो जो गतिशील वाहन का एग्जाम्पल बताए थे वो किसका था? गति का जड़त्व। यदि कोई वस्तु विरामावस्था में हो तो वह उसी, यदि कोई विरामावस्था में हो, यदि कोई वाहन विरामावस्था में हो, अचानक वह गतिशील अवस्था में होता है तो उसमें बैठा व्यक्ति पीछे की ओर झुक जाता है, तो ये किसका एग्जाम्पल है? विराम का जड़त्व। तो ऐसे गति के जड़त्व और विराम के जड़त्व एग्जाम्पल होते हैं। ये आपको बताया गया कि ये जड़त्व होते क्या हैं। तो आप सीधा सा मतलब रखिएगा, जड़त्व वो होते हैं जिसमें अर्थात जो वस्तु जिस अवस्था में है वह उसी अवस्था में रहने का प्रयत्न करेगा। यह कोई भौतिक राशि नहीं है, इसीलिए जड़त्व का कोई मात्रक और बीमा नहीं होते हैं। जड़त्व के बाद आप देखिए न्यूटन के गति का दूसरा नियम। न्यूटन का गति का दूसरा नियम क्या कहता है? न्यूटन का गति का दूसरा नियम कहता है यदि किसी वस्तु पर आरोपित बल उसके संवेग परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होता है
तो हम उसे न्यूटन की गति का दूसरा नियम कहते हैं। किसी गतिशील वस्तु के संवेग परिवर्तन की समय दर उस पर लगने वाले बल के अनुक्रमानुपाती होता है। जैसे आप कह सकते हैं बल अनुक्रमानुपाती संवेग परिवर्तन की दर, जिसे हम लिख सकते हैं F प्रोपोर्शनल dp/dt। ये आपका है। कभी कभी आपके लिए ये दे देगा, ये और ये देगा, पूछेगा ये न्यूटन का कौन सा नियम है, तो ये न्यूटन की गति का दूसरा नियम है। और ये जो न्यूटन की गति का दूसरा नियम होते हैं, तो पूछा जाता है न्यूटन का जो गति का दूसरा नियम होता है वह किस नियम पर आधारित होते हैं। तो आप कह सकते हैं कि न्यूटन का जो गति का दूसरा नियम होते हैं वह संवेग के नियम पर आधारित होते हैं। दूसरा नियम आता है न्यूटन के किस नियम में, न्यूटन के दूसरे नियम में किसका सूत्र या व्यंजक प्राप्त होता है। तो न्यूटन के दूसरे नियम में ही बल का सूत्र या व्यंजक प्राप्त होता है, या सीधा कह सकते हैं कि बल का फार्मूला प्राप्त होता है। तो आपके दिमाग में होगा कि बल का फार्मूला कहाँ से आएगा। तो आप देख सकते हैं कि बल का फार्मूला जैसे आपका ये दिया गया है, F प्रोपोर्शनल dp/dt। F आपका बल है, P आपका समय है और T आपका समय के साथ संवेग में परिवर्तन है, और D आपका जो है डेल्टा है, मतलब ये परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। आप लोग कक्षा 9, कक्षा 10 या प्रीवियस क्लास में जानते होंगे कि संवेग P बराबर होता है mv। P बराबर आपका क्या होता है mv। तो आप कह सकते हैं कि F प्रोपोर्शनल d/dt आपका होगा mv। और ये जो द्रव्यमान होता है यह समय पर निर्भर नहीं करता है, इसीलिए आपका यम क्या हो जाएगा, कॉमन बाहर कर देंगे तो ये आपका होगा dv/dt। और ये जो dv/dt होगा, v आपका क्या होता है, वेग होता है, t आपका समय। तो वेग का समय के साथ परिवर्तन अर्थात वेग परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो F प्रोपोर्शनल m, ये इसका जब परिमाण निकालेंगे तो F बराबर ma, और यही F बराबर ma यही बताता है कि यह न्यूटन के दूसरे नियम में बल का सूत्र या बल का व्यंजक प्राप्त होता है। आप लोग कभी सुने होंगे कि न्यूटन का जो पहला नियम होता है वह दूसरे नियम का ही क्या है, अंग है। आप कह सकते हैं न्यूटन का प्रथम नियम दूसरा नियम का ही अंग है। ये कैसे कह दिया गया, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको ये मिटा देते हैं। जैसे आपका अंग है तो आपके लिए हमने बताया F बराबर आपका क्या था, F बराबर m/a। यदि कोई वस्तु पर अगर बल न लगाया जाए अर्थात F बराबर 0 कर दिया जाए तो आपका होगा ma = 0, जबकि आपका द्रव्यमान कभी शून्य नहीं होता है तो हम लिख देंगे m ≠ 0, लेकिन a बराबर आपका क्या होगा, 0 होगा। क्योंकि आप जानते हैं मैथमेटिक्स नियम में कि दो राशियों का गुणनफल अगर 0 हो तो उसमें से एक वैल्यू का मान 0 होगा, या तो दोनों हो सकते हैं या तो कोई, तो यम द्रव्यमान तो कोई 0 हो नहीं सकते।
जबकि ये आपका क्या होगा, शून्य होगा। अर्थात जो आपका ये त्वरण होगा वह त्वरण में परिवर्तन नहीं होगा। तो आप कह सकते हैं कि यदि किसी वस्तु में त्वरण परिवर्तन नहीं होता है, शून्य होता है, तो वह वस्तु या तो विरामावस्था में ही रहेगी या तो क्या होगा, गतिशील अवस्था में रहते हैं। तो हम उसे कह सकते हैं कि इसका जो त्वरण परिवर्तन है, त्वरण क्या है, शून्य है। अर्थात इसमें वेग परिवर्तन नहीं होता है। और वेग परिवर्तन किसमें नहीं होगा कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था में होगा तो वह उसी अवस्था में होगा, या गतिशील अवस्था में है तो वह उसी अवस्था में रहने का प्रयत्न करेगा। तो आप कह सकते हैं न्यूटन का गति का दूसरा नियम क्या कहता है, किसी गतिशील वस्तु के समय परिवर्तन की समय दर उस पर लगने वाले बल के अनुक्रमानुपाती होता है, और बल प्रोपोर्शनल संवेग परिवर्तन की दर या F dp/dt। ये दोनों आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आपका तो और इम्पोर्टेंट है। तो आप कह सकते हैं कि न्यूटन का दूसरा नियम संवेग के नियम रहित है। न्यूटन का दूसरा नियम बल का सूत्र या बल का व्यंजक या बल का फार्मूला प्राप्त करता है, और न्यूटन का प्रथम नियम दूसरे नियम का ही अंग है। इसके बाद आपके न्यूटन के गति के दूसरे नियम के एग्जाम्पल आप देखिए। बात करते हैं न्यूटन के दूसरे नियम के आपके एग्जाम्पल। क्रिकेटर कैच पकड़ते समय अपने हाथों को पीछे की ओर खींच लेते हैं। दूसरा तक कराटे के खिलाड़ी द्वारा किसी वस्तु को एक ही झटके में तोड़ना। इसमें होता क्या है कि जब भी कोई क्रिकेटर कैच पकड़ता है तो अपने हाथों को इसलिए पीछे करता है क्योंकि जितना वो अपने समय अधिक लेगा उसके द्वारा, जो समय जितना ही अधिक लेगा उसके द्वारा गेंद के द्वारा जो लगने वाला बल होता है वह उतना ही कम होगा। अर्थात यह जो बल होता है और समय एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती। तो आप कह सकते हैं जो समय अधिक होगा उससे बल क्या होगा, कम होगा, और जब समय कम होगा तो बल आपका अधिक होता है। जैसे आप कभी देखे होंगे, कभी आप कहीं अगर खड़े हों, किसी से अगर बात विचार कर रहे हो, अगर कोई व्यक्ति अचानक अगर पीछे से आपको एक झटके में अगर एक थप्पड़ आपको मार दे, तो आपको जब उसको देखते हैं तो लगता है कि हमें बहुत अधिक जोर से मारा हो, मतलब बहुत अधिक बल लगाया हो। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके जो वो मारने का जो समय होता है वह समय इतना कम हो, आपका समय इतना कम होता है कि उसके द्वारा जो बल होता है वह बल क्या होता है, अधिक लगता है, जिसके कारण से हमें चोट क्या होती है, अधिक लगती है। इसीलिए कहते हैं क्रिकेटर कैच पकड़ते समय अपने हाथों को पीछे की ओर खींचते हैं। जब वो पीछे की ओर खींचेंगे तो उसका क्या होगा, समय बढ़ेगा, और जब समय बढ़ेगा तो उस गेंद के द्वारा बल क्या होता है, कम लगता है। कराटे के खिलाड़ी किसी वस्तु को एक ही झटके में तोड़ते हैं, क्यों? क्योंकि वो समय कम लेते हैं, और जब समय कम लेंगे तो उससे बल क्या होगा, अधिक लगेगा। तो ये आपका गति का दूसरा नियम भी समाप्त। बात करते हैं गति का तीसरा नियम। गति का तीसरा नियम क्या कहता है कि यदि कोई दो वस्तु हो, यदि कोई दो वस्तु ए हो, ए वस्तु बी हो, अगर ए वस्तु बी वस्तु बल लगाता है, बी वस्तु ए वस्तु पर बल लगाते हैं, अगर दोनों का बल बराबर हो परंतु विपरीत दिशा में हो तो उसके द्वारा लगाया गया बल ही आपका गति का तीसरा नियम कहता है। आप कह सकते हैं कि जब कोई दो वस्तु हो और दो वस्तु एक दूसरे पर विपरीत एवं बराबर बल लगाते हैं तो इसके इस नियम को ही गति का तीसरा नियम कहते हैं। जब कोई वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाता है और दूसरी वस्तु पहली वस्तु पर बराबर बल लगाता है
तो इसे ही न्यूटन के गति का तीसरा नियम कहते हैं। और इसी को हम कहते हैं एफ ए बी इक्वल टू माइनस एफ बी ए, अर्थात ए यदि बी पर बल लगाए, बी आप यदि ए पर बल लगाए, तो दोनों का बल अगर क्या हो, बराबर हो, परंतु उसकी दिशा क्या हो, विपरीत हो, तो उसे ही हम गति का तीसरा नियम कहते हैं। इसीलिए आपके गति के तीसरे नियम को हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं, जिसको इंग्लिश में, आपका ये इंग्लिश भी कभी कभी आता है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। इसे ही हम गति का तीसरा नियम कहते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जो आप एग्जाम्पल क्या करिए, देख लीजिए कि इसमें एग्जाम्पल कौन कौन से गति के तीसरे नियम में होते हैं। और इसके बाद यहाँ पे एग्जाम्पल देख लीजिए इसके गति के तीसरे नियम की। बंदूक से गोली छूटने में व्यक्ति को पीछे क्यों धक्का देता है, ऐसा कैसे होता है? जैसे आप देखेंगे, अगर कोई व्यक्ति है, ये बंदूक है, इस पर अगर गोली अगर छूटता है तो इसमें गोली आगे को निकलता है, तो ये पीछे की ओर क्या करता है, धक्का देता है, जिससे वो पीछे की ओर गिरने की संभावना रहती है। यह दोनों दिशाओं में विपरीत बल लगाते हैं। रॉकेट का उड़ना, पानी में तैरना, कुएं से जल खींचना, ये आपके गति के नियम के तीसरे नियम के एग्जाम्पल हैं। ऐसे और एग्जाम्पल होते हैं जो आपको इम्पोर्टेंट थे, हमने आपको बताया। तो ये गति का नियम आपका समाप्त हुआ। अगले क्लास में हम गति के समीकरण बताएंगे, और उस गति के समीकरण पे आपके न्यूमेरिकल मिलते हैं, तो उसको हम सॉल्व कराएंगे। इसको आप लोग देख लीजिएगा।